नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और गंभीर घटना पर बात कर रहे हैं। ये है 12 जून 2025 को अहमदाबाद के पास जो एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का हादसा हुआ। जी। ये बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर था और लंदन के लिए उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद ये क्रैश हो गया। हाँ, बहुत ही भयानक घटना थी ये। हमारे पास इसकी जो शुरुआती जांच रिपोर्ट है, कुछ आधिकारिक बयान हैं और जो शुरू का विश्लेषण है, उसी के आधार पर आज हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। ये वाकई में एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। न सिर्फ विमान में जो 242 लोग थे उनमें से 241 की जान चली गई, बल्कि नीचे जमीन पर भी बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में 19 लोगों की मौत हो गई। हाँ, ये बहुत भयानक था। और ये ड्रीमलाइनर का पहला घातक हादसा था, मतलब पहला फेटल एक्सीडेंट, और भारत के इतिहास की भी सबसे दर्दनाक विमान त्रासदियों में से एक गिना जाएगा इसे। बिल्कुल। तो चलिए एक बार सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं कि हुआ क्या। फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। सुबह 8:07 UTC, मतलब भारतीय समय के हिसाब से दोपहर के 1:45 बज रहे थे शायद। हाँ, लगभग वही समय। तो विमान ने टेक ऑफ के लिए रनवे पर दौड़ना शुरू किया और करीब 30 सेकंड में वो हवा में था। सब कुछ मतलब सामान्य लग रहा था उस वक्त। बिल्कुल, शुरू में सब ठीक था, लेकिन उड़ान भरने के बस कुछ ही पल बाद अचानक कॉकपिट में स्थिति बदल गई। ऐसा लगा कि दोनों इंजनों की जो शक्ति है वो एकदम से खत्म हो गई। एकदम से? हाँ, बिल्कुल अचानक। पायलटों ने फौरन इंजन पावर लॉस का मेडे कॉल, यानी जो आपातकालीन सिग्नल होता है, वो भेजा, और उसके कुछ ही देर बाद विमान का रैम एयर टरबाइन, जिसे RAT कहते हैं, वो खुल गया। अच्छा, ये RAT क्या होता है? ये एक छोटा सा प्रोपेलर होता है जो तब खुलता है जब दोनों इंजन पूरी तरह से फेल हो जाएं। ये विमान के जो जरूरी सिस्टम्स हैं उनको थोड़ी बहुत बिजली देता है, तो इसका खुलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत था कि दोनों इंजन बंद हो चुके थे। ओह, मतलब दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए? जी हाँ, ऐसा ही लग रहा था डेटा से। और फिर जाहिर है बिना इंजन पावर के इतना भारी विमान ज्यादा देर तो हवा में टिक नहीं सकता था। बिल्कुल नहीं। वो तेजी से नीचे आने लगा और करीब 0811 UTC यानी मेडे कॉल के कोई 4 मिनट बाद भारतीय समय दोपहर 1:41 बजे विमान एयरपोर्ट के पास ही बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। और टक्कर बहुत जबरदस्त थी, है ना? हाँ, टक्कर बहुत भयानक थी। विमान का अगला हिस्सा तो पूरी तरह नष्ट हो गया और फिर उसमें आग लग गई। बहुत ही विनाशकारी मंजर था वो। उफ, जैसे ये खबर आई और शुरू का जो सदमा था वो थोड़ा कम हुआ, सवाल उठने लगे कि आखिर हुआ क्या, ये कैसे हो गया। यहीं से फिर भारत की विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AIIB, उनका काम शुरू हुआ। जी, और उन्होंने तेजी से काम किया। 12 जुलाई 2025 को, मतलब हादसे के ठीक 1 महीने बाद, उन्होंने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की। और उस रिपोर्ट में जो बात सामने आई वो काफी चौंकाने वाली थी। क्या था रिपोर्ट में? मतलब क्या खास पता चला? जांचकर्ताओं ने पाया कि टेक ऑफ के तुरंत बाद कॉकपिट में जो दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं, फ्यूल कंट्रोल स्विच? हाँ, जिनसे इंजन को ईंधन की सप्लाई कंट्रोल होती है, वो स्विच जो सामान्य तौर पर रन पोजीशन पर होने चाहिए, वो किसी तरह कट ऑफ पोजीशन पर चले गए थे। कट ऑफ, इसका मतलब? इसका सीधा मतलब ये था कि इंजनों तक ईंधन जाना बंद हो गया, और जब ईंधन नहीं मिलेगा तो इंजन बंद हो जाएंगे, उनका थ्रस्ट यानी पावर शून्य हो जाएगा। लेकिन ये स्विच अपनी जगह से हिले कैसे? क्या रिपोर्ट ये बताती है कि ये कैसे हुआ? नहीं, देखिए, प्रारंभिक रिपोर्ट में सिर्फ ये कहा गया कि स्विच कट ऑफ स्थिति में पाए गए थे। वो कैसे और क्यों हिले, ये उस वक्त पता नहीं चला था। ये अभी भी जांच का ही विषय है। लेकिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR, उससे कुछ और परेशान करने वाली जानकारी मिली। क्या रिकॉर्ड हुआ था? टेक ऑफ के ठीक बाद की रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता है, तुमने फ्यूल सप्लाई क्यों काटी? और दूसरा पायलट जवाब देता है, मैंने नहीं काटी। क्या मतलब उन्हें खुद नहीं पता था? ऐसा ही लगता है। ये बातचीत कॉकपिट में गहरे भ्रम की स्थिति दिखाती है। शायद कोई अनजाने में हुई हरकत या कोई और वजह, अभी कहना मुश्किल है। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पायलट खुद हैरान थे। क्या उन्होंने फिर स्थिति को संभालने की, मतलब इंजनों को दोबारा चालू करने की कोशिश की? हाँ, बिल्कुल। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR से ये साफ पता चलता है। जैसे ही उन्हें समझ आया कि क्या हुआ है, उन्होंने फौरन दोनों स्विच वापस रन पोजीशन पर किए। अच्छा,
तो क्या इंजन स्टार्ट हुए? डेटा ये दिखाता है कि इंजन 1 ने दोबारा स्टार्ट होने के कुछ संकेत दिए भी, मतलब उसमें थोड़ी हरकत हुई, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह बंद रहा, वो स्थिर नहीं हुआ। ओह। एक इंजन के सहारे वो आपस ऊपर नहीं चढ़ सकता था। और बाद में जब मलबा मिला तब ये स्विच किस पोजीशन में थे? दुर्घटना स्थल पर दोनों फ्यूल स्विच रन स्थिति में ही मिले। ये इस बात का सबूत है कि वो आखिरी पलों तक इंजनों को चालू रखने की कोशिश कर रहे थे। ये वाकई बहुत ही असामान्य घटना है, खासकर ड्रीमलाइनर जैसे आधुनिक विमान के लिए। ये कोई आम इंजन फेलियर या चिड़िया टकराने जैसा मामला तो बिल्कुल नहीं लगता। सारा ध्यान इन फ्यूल कंट्रोल स्विच पर ही जा रहा है। बिल्कुल सही। और एक विमानन विशेषज्ञ ने भी यही कहा कि उस वक्त हालात ऐसे नहीं लग रहे थे कि पायलटों को जानबूझकर इंजन बंद करने की जरूरत पड़े। कोई ऐसी इमरजेंसी दिख नहीं रही थी। इसमें एक और बात है ना, किसी पुरानी एडवाइजरी की। हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। AAIB रिपोर्ट में 2018 के एक FAA यानी अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के एडवाइजरी बुलेटिन का जिक्र है। उस बुलेटिन में बोइंग 787 विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच में एक संभावित खराबी की चेतावनी दी गई थी। अच्छा, तो क्या एयर इंडिया ने उस पर कुछ किया था? रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि एयर इंडिया ने उस बुलेटिन में जो एक वैकल्पिक निरीक्षण, मतलब एक ऑप्शनल इंस्पेक्शन सुझाया गया था, वो इस विमान पर लागू नहीं किया था। ओह, ये गंभीर बात हो सकती है। मतलब एक चेतावनी थी, पर शायद उस पर ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि अब यह पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि हादसा इसी वजह से हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जांच का एक पहलू है। जांचकर्ता अभी भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई मैकेनिकल खराबी थी, स्विच के डिजाइन में ही कोई दिक्कत थी, कोई इलेक्ट्रिकल समस्या थी, या कुछ और ही हुआ था। इस हादसे के बाद बोइंग और एयर इंडिया, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? देखिए, दोनों कंपनियों ने स्वाभाविक रूप से गहरा दुख जताया है और जांच में पूरे सहयोग का वादा किया है। बोइंग ने कहा कि वो AAIB के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और फिलहाल उन्हें किसी सिस्टमैटिक यानी विमान के डिजाइन में ही कोई बड़ी खराबी का सबूत नहीं मिला है। और एयर इंडिया ने भी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और कहा कि वो नियामकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो परिवारों की हर संभव मदद कर रहे हैं। जाहिर है, जब तक जांच चल रही है, तकनीकी पहलुओं पर उन्होंने कोई खास टिप्पणी नहीं की है। अमेरिकी एजेंसियां भी शामिल है ना इसमें, NTSB और FAA। जी हाँ, NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और FAA दोनों ही AAIB की जांच में सहायता कर रही हैं, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत होता है जब अमेरिकी विमान निर्माता शामिल हो। तो अब आगे क्या, मतलब जांच किस दिशा में जारी है और सबसे बड़ा सवाल क्या है जिसका जवाब मिलना बाकी है? सबसे बड़ा सवाल तो वही है, वो फ्यूल स्विच कट ऑफ पोजीशन में आखिर गए कैसे? क्या ये कोई मैकेनिकल गड़बड़ी थी, कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, या फिर कॉकपिट के अंदर अनजाने में या जानबूझकर कोई एक्शन हुआ? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जांच अभी जारी है। मलबे का बहुत बारीकी से विश्लेषण हो रहा है। CVR और FDR डेटा को और गहराई से परखा जा रहा है। जो पुर्जे मिले हैं उनकी लैब में टेस्टिंग की जा रही है। अंतिम रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? AAIB की अंतिम रिपोर्ट अगले साल यानी 12 जून 2026 तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। उसमें हादसे के कारणों का विस्तृत ब्यौरा होगा और सुरक्षा को लेकर सिफारिशें भी होंगी। और इस बीच क्या एयरलाइंस या बोइंग ने कोई कदम उठाए हैं? हाँ, बताया जा रहा है कि बोइंग और एयर इंडिया दोनों ने ही अपने बाकी ड्रीमलाइनर विमानों के निरीक्षण और जो संचालन प्रक्रियाएं हैं उनको और सख्त कर दिया है। टाटा समूह, जो एयर इंडिया का मालिक है, वो भी अपनी ऑपरेशनल पॉलिसीज की समीक्षा कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो अब तक की कहानी ये है कि हमें ये तो पता चल गया है कि हादसा ईंधन कटने की वजह से हुआ। जी हाँ, क्या हुआ ये पता है, लेकिन ये ईंधन कैसे कटा और क्यों कटा, ये गुत्थी अभी भी अनसुलझी है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। निश्चित रूप से इस हादसे से जो सबक मिलेंगे वो एविएशन सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि आज के इतने आधुनिक, इतने ऑटोमेटेड विमानों में भी टेक्नोलॉजी, मानवीय प्रक्रियाएं और जो अप्रत्याशित स्थितियां होती हैं उनके बीच का संतुलन कितना नाजुक हो सकता है ना। जी हाँ, खासकर 787 जैसे हाईली ऑटोमेटेड विमानों के संदर्भ में ये सवाल और भी अहम हो जाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है।